गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। हमने टारगेट लिया था कि 90 डेज के अंदर हम कंप्लीट रेलवे के सिलेबस को कवर करेंगे। इसमें चलेगा क्या, एक एक करके हम लोग चैप्टर ले रहे हैं, उसकी थ्योरी, उस पर बेस्ड जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, उन सारी की सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारी रेलवे की सीरीज का आज डे 10 है। 9 लेक्चर इससे पहले अपलोड हो चुके हैं। हर रोज आपको एक लेक्चर मिलता है, संडे को भी आपका ऑफ नहीं रहता है। तो हर शाम 6 बजे आप स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर आ जाएं। वहां पर आप इन क्लासेस को देखें। कौन कौन सी एग्जाम में और हेल्प करेंगी ये सारी चीजें। तो देखो, रेलवे तो अपना प्राइम फोकस है यहाँ पर। इसके अलावा हमारी जो स्टेट लेवल की एग्जाम होती हैं, जैसे पटवारी हो गया, ग्राम सेवक, जेल प्रहरी, कांस्टेबल की एग्जाम, सब इंस्पेक्टर की एग्जाम, तो ये जितनी भी एग्जाम्स होती हैं इनका सिलेबस भी इसके साथ मैच करता है। तो ऑटोमेटिक इस 90 दिन की तैयारी में आपकी वो जो मैथ्स है वो भी पूरी की पूरी कवर हो जाएगी। इसके अलावा जरूरी बात ये है कि यहां पर आपको टेलीग्राम दिख रहा है। टेलीग्राम क्या है भाई, जैसे आपकी व्हाट्सएप और फेसबुक ऐप होती है, ठीक उसी तरह से एक टेलीग्राम भी ऐप है। प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद टेलीग्राम में, जो टेलीग्राम के जस्ट राइट साइड में आपको दिख रहा होगा एक सर्च का ऑप्शन, वहां जाएं, वासु स्टडी IQ नाम से सर्च करें। ये आपको एक चैनल मिलेगा वासु स्टडी IQ नाम से। इस चैनल पर आपको क्या मिलेगा, एक तो डेली बेसिस पर ये जो आपकी क्लासेस होती हैं इनकी आपको लिंक मिल जाएगी। लिंक जैसे कई बच्चे क्या होते हैं, 1 या 2 दिन का बीच में मिस हो गया, फिर यूट्यूब पर उनको मिल नहीं रहा है, तो फिर वो क्या करें, टेलीग्राम पर जाएं। डेली बेसिस पर लिंक आपकी अपलोड होती है, तो जिस भी दिन की क्लास देखनी है उस दिन पर जाओगे, आपको वो क्लास मिल जाएगी। दूसरा, यहां पर मैं आपको PDF प्रोवाइड करवाता हूं। जैसे मेंसुरेशन चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होते ही सारे के सारे सवालों की आपको PDF मिल जाती है, जिससे कि क्या है, वापस से आप उन सवालों को एक बार लगा लें, एक बार साथ साथ देखते रहें, नोट्स बनाते रहें, प्लस जैसे ही आपको PDF मिले उन सवालों को एक बार सोल्व करके देखें, आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो नोट्स वगैरह होते हैं वो भी आपको यहीं पर मिलते हैं, तो इसलिए आप इस चैनल को ज्वाइन कर दें। इसी के नीचे आपको दिख रहा होगा वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप। ये डाउट ग्रुप बना रखा है, ये आप ही के लिए है। यहां पर आप एग्जाम रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको सेंड कर सकते हैं। जितना जल्दी होगा प्रयास ये रहेगा कि आपको आपके रिप्लाई मिल जाए। तो चलिए भाई, क्लास आपकी 10 डे 10 9 लेक्चर हो चुके हैं। 147 क्वेश्चंस को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे सवाल नंबर 148 में। पिछली क्लास में मैंने आपको वेन डायग्राम पर बेस्ड 2 या 3 सवाल करवाए थे, फिर आपको यह भी समझाया था कि वेन डायग्राम की जो अप्रोच है, उसकी रीडिंग क्या है, उसका बेसिक क्या है, वो आपको अच्छे से आना चाहिए, वो हमने देखा था। प्लस उस सारी चीजों को समझने के बाद ये बात भी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि ये बिना डायग्राम बनाए भी इन सवालों को आप कैसे सोल्व कर सकते हैं। 148 में देखना इसने क्या कहा है, कक्षा या क्लास में 72% जो स्टूडेंट हैं वो जीव विज्ञान लेते हैं, 44% जो छात्र हैं वो गणित का चयन करते हैं, 72% बायोलॉजी और 44% आपके मैथ्स। यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया हो और 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए हो, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो इंपॉर्टेंट बात देखना, एक हमारे पास है बायोलॉजी और दूसरा है हमारे पास मैथ्स। तो यहां पर देखना जरा, पीछे जो सवाल थे एक बार के लिए मैं एक्सप्लेन करता हूं। वहां पर आपको क्या बताया था, ग्रुप के अंदर कुछ लोग हिंदी बोलते हैं, कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं, कुछ ऐसे भी लोग थे जो ना तो हिंदी बोलते थे ना इंग्लिश बोलते थे, कुछ ऐसे भी थे जो एक ही लैंग्वेज को बोलते थे। तो इसको हमने कैसे डील किया था भी, सवाल के अंदर ये बात लिखी रहती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले, हिंदी और इंग्लिश एक भी नहीं बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले, इंग्लिश नहीं बोलने वाले, हिंदी नहीं बोलने वाले और इंग्लिश बोलने वाले। तो ये सारी की सारी यहां पर 4 संभावनाएं बनती हैं। तो क्या क्लास में ऐसा संभव हो सकता है? वैसे तो ये जो संभावना होती है ये आपको क्वेश्चन में दी रहती है, तो आपको अलग से दिमाग नहीं लगाना होता।
क्लास की बात करें तो ऐसा हो सकता है कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बायोलॉजी और मैथ्स दोनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बायोलॉजी पढ़ते हैं लेकिन मैथ्स नहीं पढ़ते, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बायोलॉजी नहीं पढ़ते और मैथ्स पढ़ते हैं। और एक कॉमन सेंस लगाएं, क्या ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो ना तो बायोलॉजी पढ़ते हैं ना ही मैथ्स पढ़ते हैं? तो देखो पहली बात तो ये है सीधा सीधा कॉमन सेंस, फिर अगर वो पढ़ ही नहीं रहा इनमें से कोई तो वो क्लास में क्या कर रहा है? फिर भी हमें अपना जबरदस्ती कॉमन सेंस यहां नहीं लगाना है। सवाल ने साफ साफ कह रखा है यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित में कम से कम एक विषय लिया हो, इसका मतलब ये नीचे वाली बात यहां पर आउट हो गई। आपको कम से कम एक सब्जेक्ट तो स्टूडेंट को देना ही पड़ेगा, तो हमारे पास 3 संभावनाएं बनती हैं। इसका मतलब इन सभी को आप अगर ऐड करेंगे तो जो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स आएंगे वो कितने होंगे भाई? 100%। वेन डायग्राम बनाए, वेन डायग्राम आपने बनाया, एक सर्कल दूसरा सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ये वाला जो सर्कल है ये पूरा का पूरा बायोलॉजी के स्टूडेंट को बताता है, ये वाला सर्कल मैथ्स के स्टूडेंट को बताता है, और ये जो टोटल यहां से बनेगा ये पूरी की पूरी क्लास जो क्या है 100% उनको रिप्रेजेंट करता है। अब देखना आपको क्या कहा कि 40 स्टूडेंट ऐसे हैं जो यहां पर कॉमन है। चलो 72% और 44% आपको दिया, इसका मतलब आप इसे परसेंटेज के थ्रू फिल करेंगे। क्लियर है बात? तो सबसे पहला पार्ट क्या होता है? कॉमन का। ऐसे स्टूडेंट जिनके पास बायोलॉजी और मैथ है, मैंने मान लिया वो स्टूडेंट कितने हैं? X%। ठीक है भाई। अब ये जो पूरा का पूरा सर्कल है ये किसको बताता है? बायोलॉजी के स्टूडेंट को। ये वाला पार्ट इसका बायोलॉजी प्लस आपका मैथ्स। ये जो इधर वाला पार्ट है ये किसको बताता है? ओनली बायोलॉजी। कौन से वाले स्टूडेंट? जिनके पास बायोलॉजी है मैथ्स नहीं है। पूरा 72 माना था तो आप क्या करो 72 में से आप x को लेस कर दो, आ गया। तो जब आप इसे जोड़ेंगे तो पूरा 72x x कट जाएगा, सोल्व हो गया। फिर देखना ये पूरा सर्कल 44% को बताता है, तो 44 में से आप इस x को लेस कर देंगे, तो ये जो रिमेनिंग का पार्ट है ये सिर्फ और सिर्फ उसको बताता है जिन स्टूडेंट के पास मैथ्स है बायोलॉजी नहीं है। क्लियर? अब यहां से हमें क्या करना है? पूरे का एडिशन करना है, जो कि किसके बराबर होगा भाई? 100% के बराबर। जब आप एडिशन करेंगे तो देखना ये पार्ट इस पार्ट से कट गया। 72 में आपको जोड़ना है 44, तो कितना आ गया भाई? 116 माइनस का x बराबर में 100। मैंने क्या किया है? परसेंटेज हर जगह कॉमन है इसलिए उस परसेंटेज को हटा दिया। रिजल्ट मेरा हालांकि परसेंटेज में निकलेगा। x की वैल्यू यहां से देखोगे तो कितनी आएगी भाई? 16%। तो आपने क्या देखा? 16% ऐसे स्टूडेंट हैं हमारे पास जिनके पास क्या है? मैथ्स भी है और उनके पास बायोलॉजी भी है, लिखा जा सकता है। अब ये 16 किसको रिप्रेजेंट करता है भाई? ये रिप्रेजेंट करता है 40 को। क्लियर है? एक किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई? 40/16 को। और हमें क्या चाहिए? 100%, तो गुणा किससे कर देंगे हम? यहां पर 100 से। 8 से काटा 2 बार, 8 से कैंसिल आउट किया 5 टाइम्स, यहां से आपका 50 क्रिएट हो गया। 50 इंटू में 5, तो ये रिजल्ट आ गया हमारा 250, लिखा जा सकता है। अब जो बच्चे आज पहली बार इसको देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई पिछली क्लास में जाएं। देखो बार बार मैं आपको एक ही बात याद दिलाता हूं कि अगर आपको पढ़ना है तो 90 दिन के अंदर बिल्कुल मैं आपको मैथ्स सिखा दूंगा अच्छे तरीके से, आपकी चाहे कितनी भी खराब मैथ्स क्यों ना हो। आपका जो रेलवे एग्जाम का लेवल है उस लेवल पर लाकर के मैं आपको खड़ा कर दूंगा। क्लियर है? हाँ, अगर आपको ये करना है कि नहीं पढ़ाई नहीं करनी, पढ़ाई वाला ढोंग करना है, तो बिल्कुल आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। आपका मन करे आधी क्लास देखो, आपका मन करे 10 मिनट देखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट मेरे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज से। अब देखो ये चीज समझ में आ गई, फिर आपको ये बनाना होता है। फिर सीधे सीधे हम लोग यहां पर एग्जाम अप्रोच पर आ जाते हैं। एग्जाम अप्रोच की बात करें तो ये जब तक आपके दिमाग में ये वाला पार्ट सेट नहीं होगा तब तक आप एग्जाम अप्रोच को डील नहीं कर सकते। तो देखना जरा 72% और 44% को अगर आप ऐड करते हैं, 72% का सर्कल और 44% का सर्कल अगर आप ऐड करते हैं तो आपके पास कितना आता है? 116%। लेकिन यहां आप ऑब्जर्व करोगे जो कॉमन पार्ट होता है आपका x, जिन बच्चों के पास दोनों ही सब्जेक्ट हैं वो आपने 2 बार काउंट कर लिया, एक बार उसे आप लेस करेंगे और रिजल्ट क्या आएगा? पूरी की पूरी क्लास।
100%। यहां से x परसेंट की जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आ गई भी 16%। 16 किसको बताता है? 40 को बताता है। 1 की वैल्यू अपॉन में 16 मल्टीप्लाई बाई 100 कर दोगे तो ये सीधे सीधे अभी अभी हमने इसे सोल्व किया, रिजल्ट क्या आ जाएगा 250। अब डिपेंड करता है आप कैसा माइंड लगाते हैं। 72 प्लस 44 116 माइनस 16 100 कर दोगे 16। 16 40 को बताता है। 1 की वैल्यू जब आप निकालेंगे 40 बटा में 16, ठीक है। कैंसिल आउट करोगे 5/2, 100% चाहिए, 100 का गुणा कर दिया, 50 बार कट गया, 50 गुणा 5 250। तो मेरे हिसाब से ये जो सवाल होते हैं पिछली क्लास में, इसीलिए मैंने कहा था कि अच्छे से पढ़ करके आना, जिससे मैं आपको कुछ चीजें माइंड में करना भी सिखाऊंगा। ये कॉमन डाउट चल रहा था, बहुत सारे बच्चों का एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इन सेशंस को देख रहे हैं। 49 वाला सवाल देखना भाई। तो वो बच्चे भी इनको देख रहे हैं, तो उनका डाउट ये था कि सर जैसे एसएससी में हमें पढ़ाया जा रहा था तो सेशन तो हम लोग ये भी देख रहे हैं, कोई समस्या नहीं, हमें समझ भी आ रहा है, बेसिक भी हमें क्लियर करने हैं, बट वो माइंड वाली अप्रोच है वो यहां पर भी आप डालने की कोशिश करें। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि भाई पहले तो मैं आपको सारी चीजें सिखा ले जाऊं, उसके बाद अपनी एग्जाम अप्रोच है उसके साथ भी हम थोड़ा सा डील करें। फिर देखना, एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है। सिर्फ एक गाय नहीं बोला है, एक गाय है उनके पास। भैंस हो सकती है और ऐसा भी हो सकता है उनके पास भैंस ना हो। 30% परिवारों के पास एक भैंस है। 15% परिवारों के पास गाय और भैंस दोनों है। कुल परिवारों की संख्या 96 है। तो कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है? तो काउ एंड बफेलो परिवार किस कैटेगरी के हैं? जिनके पास दोनों हैं, जिनके पास गाय है भैंस नहीं है, जिनके पास गाय नहीं है भैंस है, और जिनके पास ना तो गाय है ना भैंस है। 4 कैटेगरी में डिवाइड हो गया। सवाल की लैंग्वेज है। अगला आपका पैटर्न क्या है? वेन डायग्राम क्रिएट करना स्टार्ट कर दो। ये काउ को रिप्रेजेंट करता है, ये बफेलो को करता है। 15% फैमिली ऐसी हैं जिनके पास दोनों के दोनों है, लिख लिया। 60% परिवारों के पास गाय है, ये पूरा सर्कल गाय को बताता है। ये 15 आपने भर दिया, इसका मतलब 45 इधर बचेगा, पूरे को जोड़ोगे 60 भी आ गया। तो ये वो परिवार है जिनके पास क्या है? गाय है लेकिन भैंस नहीं है। ये वो परिवार है जिनके पास गाय और भैंस दोनों है। बफेलो का सर्कल कितने परसेंट को? 30% को। 15 आपने भर दिया, 15 बचा। ये वो परिवार हैं जिनके पास सिर्फ भैंस है, गाय नहीं है, लिख दिया। सारे का एडिशन कर दिया आपने, तो ये तो 60 था ही, 15 और ऐड कर दिया तो ये 75। 75% परिवारों के पास ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। और आपको पता है सभी को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 100%। कौन सी कैटेगरी बच गई भाई? ये वाली कैटेगरी बच गई, ऐसे परिवार जिनके पास ना तो गाय है ना ही भैंस है। 75% ये हो गया, तो ये लोग कितने हैं? 25%। अब उसने क्या कहा? यदि कुल परिवारों की संख्या 96 है तो कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है? 100% किसको बताता है? 96 को। कुल परिवार कितनों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है? 25%। तो ये क्या आ गया? 1/4। तो रिजल्ट क्या आ गया हमारा? 24 गुणा 4 आपका 96 लिखा जा सकता है। बात को अंडरस्टैंड करना। एग्जाम में सबसे पहले तो ये जो सबसे ऊपर वाली बात है, अगर आपकी ये जब तक क्लियर नहीं है तो हो सकता आप सवाल कर ले वेन डायग्राम का, उसमें कोई समस्या नहीं है। बहुत बार वेन डायग्राम आप बनाते हो, हमने यहां ऑल ओवर कंक्लूजन ये निकाला है। कई बार इस पूरे की वैल्यू ही 100% बनती है, कई बार इसकी कुछ वैल्यू बनती है और एक नया पार्ट भी यहां पर आपका क्रिएट होता है। तो ये जब तक आपकी संभावनाएं क्लियर नहीं होंगी कि किस किस डायरेक्शन में आपको डेटा दिया जाता है, कैसा आपको डायग्राम बनाना है, तब तक आपका वेन डायग्राम कभी तो सही होगा, कभी आपका गलत होगा। क्लियर हो गई बात? एग्जाम में क्या करते हैं आपने देखा, 60 और 3 90% परिवारों के पास तो एक गाय एक भैंस वाली कंडीशन। 15% के पास गाय और भैंस दोनों है, तो ये कौन है भाई? कॉमन है इन्हीं के अंदर। तो 60 को जोड़ा, 30 को जोड़ा, 60 को जोड़ा और 30 को जोड़ा, दोनों सर्कल जोड़ दिए, तो ये कॉमन वाला पार्ट 2 बार ऐड कर दिया। 2 बार नहीं ऐड करना था, सिर्फ 1 बार। क्यों? हमें तो इस पूरे की वैल्यू बतानी थी, तो क्या करते? 45 15 15 तो 75 आता। तो 1 बार आपने जोड़ा 60 आ गया, फिर आपने जोड़ा 30 आ गया 90,
लेकिन ये 15 वाला 2 बार जोड़ा फिर घटाओगे तो 75% परिवार ऐसे हैं जिनके पास गाय या भैंस में से कुछ ना कुछ तो है। बचे कितने? 25%। कितना होता है भाई? 1/4। कुल परिवार कितने? 96। 96 का 1/4 करोगे 24। तो मेरे हिसाब से इस सवाल में अगर आपने ये सारी चीजें अंडरस्टैंड कर रखी हैं, ठीक है, तो वो सीधे सीधे सवाल को माइंड में कर सकता। पेशेंस नहीं खोना भी, यहां से हर बच्चे को शुरुआत करनी पड़ेगी कि आपका वेन डायग्राम का हर सवाल सोल्व हो। एसएससी वाले और जो सीडीएस के स्पेशली बच्चे हैं, एसएससी के हैं या जो सीडीएस के हैं या जो बैंक के बच्चे हैं, वो स्पेशली इस माइंड वाली अप्रोच को भी अपने नोटबुक में नोट करते हुए चलेंगे, जिससे कि भविष्य में और भी बोर्ड टाइप के आते हैं। ट्रिपल का ये पैटर्न बनता है, 2 ही सर्कल है, 3 भी सर्कल बनते हैं बहुत बार, तो सारी की सारी संभावनाएं आपकी खत्म हो जाए। तो मेरे ख्याल से आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। सवाल नंबर 150 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 150। लैंग्वेज को रीड करें सबसे पहले। एक एक बात लिखो, जितना डिटेल में समझोगे चीजें हमेशा के लिए, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि चीजें कॉमन सेंस में डालो। अब कॉमन सेंस के साथ समस्या यह है कि ये कॉमन इतना है नहीं, लेकिन आप समझने का प्रयास करेंगे। अब ट्रिक के चक्कर में पड़ेंगे तो मेरे तो खुद के समझ से बाहर है कि कोई आदमी ट्रिक से कैसे इन सवालों को कर सकता है। संभव ही नहीं है ऐसा। आपको सबसे पहले तो सवाल समझ में आना चाहिए, अगली बातें तो बाद की है। 150 में क्या कहा कि एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में, 42% छात्र अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं। यदि 17% छात्र दोनों विषयों में असफल हैं तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में सफल हुए? देखो सब्जेक्ट क्या क्या है भाई, हिंदी और इंग्लिश। क्या क्या संभावनाएं दे रखी हैं भाई? कुछ ऐसे हैं जो हिंदी में पास हैं, इंग्लिश में फेल हैं। कुछ ऐसे हैं जो हिंदी में फेल हैं लेकिन इंग्लिश में पास हैं। और ऐसा भी कहा है कि 17% स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट्स में फेल हुए, तो इसका मतलब दोनों में फेल होने वाले भी हैं और दोनों में भी पास होने वाले हैं। अब अगर आपसे ये सिर्फ इतना भी कहता ना कि दोनों विषयों में सफल, इसको छोड़ दो, अगर ये भी कहता कि कितने प्रतिशत छात्र सफल हुए, तब भी आप इसी को टारगेट करते। पिछली क्लास में याद करो, लेक्चर में मैंने ये बात आपको अच्छे से बताई थी। आपको पास कब माना जाता है? जैसे मान लो 12th क्लास में आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं टोटल मिलाकर के, 6 पेपर आपने दिए। आपने क्या किया, उनमें से 5 पेपर पास कर लिए, 1 पास नहीं किया। क्या आपको 12th की मार्कशीट मिलेगी? संभव ही नहीं है। आपको क्या कहेंगे लोग? आपको फेल कहेंगे। आप ये थोड़ा ना कहोगे 5 में तो पास हूं, कहते रहो आप फेल हो भाई। तो इसका मतलब पास होने का मतलब आपके जितने भी सब्जेक्ट है उन सभी में आपको पास होना पड़ेगा, तभी आपको पास माना जाएगा। अदरवाइज चाहे आप 1 में पास, 1 में फेल, 1 में पास, 1 में फेल, दोनों में फेल, तो ये सब फेल की कैटेगरी है। जनरली बच्चा यहां कंफ्यूजन ये क्रिएट कर लेता है खुद में कि दोनों सब्जेक्ट में जब फेल होगा तभी फेल माना जाएगा। नहीं, ये 12th क्लास का या 10th क्लास का एग्जाम्पल से आप इस बात को ध्यान रखना। चलो सवाल की लैंग्वेज क्लियर। वेन डायग्राम पर आ जाते हैं। वेन डायग्राम किसका बनाना भाई? वेन डायग्राम बना लेते हैं फेल का। फेल वाला डेटा सीधे सीधे दे रखा है। इस तरफ हिंदी वाले, इस तरफ इंग्लिश वाले लिखे जा सकते हैं। देखना 17% स्टूडेंट जो हैं वो दोनों में ही असफल। ये चीजें किस में लिखी जा रही है? प्रतिशत में, लेकिन मैं 17 ही लिख रहा हूं। हिंदी में कितने भाई? 52। तो इसका मतलब 52 में से आप 17 को लेस कर देंगे तो आपके पास कितना बचेगा भाई? 35 लिखा जा सकता है। 17 और 35 वापस से 52 बन गया। ये कितने थे टोटल मिलाकर के? आपके 42। तो यहां पर कितने बचेंगे भाई? 25। ठीक है, 25 और 17 जोड़ोगे तो फिर से आपका 42। 35 और 17 जोड़ोगे फिर से आपका 52। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपने ऐड किया। तो देखो ऐड करने का एक सीधा तरीका, ये तो 52 था ही और इसके अंदर आपको क्या ऐड करना? 25। 52 में 25 ऐड किया 77, या फिर 5 5 10 7 17, 3 4 2 6 और 1 7। ठीक है, 77% स्टूडेंट हैं जो फेल हो गए। और आपको पता है इधर क्या आएंगे? जो दोनों ही सब्जेक्ट में पास हुए, और क्लास में टोटल स्टूडेंट हमारे कितने? 100%। तो ये जो पास होने वाले स्टूडेंट हैं वो कितने प्रतिशत हैं? 100 में से 77 को लेस कर दोगे तो 23% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। आई होप बात समझ आ गई होगी आपको।
सवाल नंबर 151 की बात करें, लैंग्वेज को रीड करो। क्वेश्चन नंबर 151। देखना भाई, 151 की अगर हम लोग बात करें तो एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने? तो देखो, एग्जाम के अंदर जो आपके मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, पूर्णांक जो होता है वो आपका होता है 100%। क्लियर? 40% आपको पास होने के लिए चाहिए। इसका मतलब अगर आप 40% नंबर ले आएंगे तो आप पास की कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे। स्टूडेंट क्या करता है, ये 220 नंबर लाता है, 20 नंबर से फेल हो जाता है। अगर ये 20 और ले आता, मेरा कहने का मतलब ये अगर 240 नंबर ले आता तो ये पास हो जाता। तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि अगर ये 240 अंक ले आए तो वो 40% हो जाएंगे और ये पास हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या चाहिए? 100% की वैल्यू। अब देखना जरा, कंपैरिजन में बार बार आपको कहता हूं, कंपैरिजन की 2 डायरेक्शन होती है। आपको किसकी नीड है? 100% की। 2 डायरेक्शन कैसे होती है देखना जरा। आप चाहो तो 40 को जैसे आपने 100 बनाया, किससे गुणा किया? 2.5 से। तो वैसे ही आप इसको भी 2.5 से गुणा कर देंगे तो आपका काम चल जाएगा। क्लियर? अब अगर यहां समस्या आती है तो इस डायरेक्शन को देख लो। 40 को आपने 240 बनाया, 6 से गुणा किया, तो 100 को भी सेम ऐसे ही 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा? 600। ये आपका हो गया भाई यहां से रिजल्ट। इजी सवाल था, माइंड में किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? कैसे? 40% नंबर साफ साफ दिख रहा है, 240 के बराबर 1% निकाल लोगे, 240 में 40 का डिवीजन, 0 से 0 कट गया, 24 में 4 का डिवीजन करोगे 6, 1% की वैल्यू 6, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई यहां से? 600। तो ये सवाल भी आई होप आपका हो गया होगा। 152 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 152। सुंदर सुंदर इनके नोट्स बनाया करें। देखना जरा, 152 में इसने क्या कहा। 152 में यह कह रहा है कि किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक पासिंग मार्क्स से 42 नंबर अधिक प्राप्त होते हैं। तो पासिंग मार्क्स का प्रतिशत क्या है? तो यहां देखो, अंडरस्टैंड करते हैं सबसे पहले। तो ये तो आपके हो गए भाई मैक्सिमम मार्क्स, पूर्णांक 100%। ठीक है, सबसे नीचे 0%, कोई भी नंबर नहीं लाई, और एक बीच में आप लाइन ड्रॉ कर लो, ये है आपकी पास लाइन, कि इतने नंबर ले आएगा, परसेंटेज में कहो या एग्जैक्ट कह लो, तो वो पास हो जाएगा। अब एक स्टूडेंट क्या करता है, 20% लाता है और फेल हो जाता है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इससे कम नंबर लाया था, ये 20% लाया और ये क्या हो गया? फेल हो गया। फेल कितने नंबर से हुआ भाई? 30 अंकों से। इसका मतलब ये यहां से यहां तक इसका गैप कितना रह चुका है? 30 नंबर का। अगर ये 30 नंबर और ले आता तो ये पास हो जाता, पास लाइन के पास पहुंच जाता। दूसरा स्टूडेंट क्या करता है, 32% लाता है, पास भी हो जाता है और नंबर भी एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब वो क्या होगा? पास लाइन से ऊपर। दूसरे स्टूडेंट के 32% मार्क्स हैं और ये जो स्टूडेंट है ये क्या हुआ भाई? ये आपका पास हो गया। और पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए थे उससे इसके पास कितने ज्यादा है? तो आप कहोगे उससे ये ज्यादा है 42। लिखा जा सकता है। अब आपको बताना है कि पास होने के लिए कितने परसेंट नंबर चाहिए। तो कंपैरिजन करना भाई, 20% से 32% तक की जो दूरी है उसके बीच का गैप कितना भाई? 12%। दिख रहा है? 20% में 12 जोड़ोगे 32 आएगा, 32 और 20 का अंतर 12। यहां से यहां अंकों का अंतर, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर जैसे 32 में से 20 को घटाया था वैसे ही 42 में से
30 को घटा लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं करोगे। क्या करना है अभी, यहां से यहां जाओगे 32 जोड़ोगे, यहां से यहां जाओगे 42 जोड़ोगे। अगर मैं यहां से सीधे यहां जाना चाहूं तो मुझे कितने ऐड करने पड़ेंगे? 72। तो इसका मतलब असल में ये गैप कितने नंबर का है? 72 का। कंपेयर हो रहा है। 12% को अगर एक्चुअल मार्क्स में लेकर जाना है तो किससे गुणा करते हो? 6 से। या यूं कह लो कि 1% की जो वैल्यू निकल के आई है वो कितनी आई है? 6 आपके अंक। पास होने के लिए कितने चाहिए भाई? पास होने के लिए 20% और प्लस में कितने? 30 अंक। लेकिन आपसे अंक नहीं पूछ रहा है, आपसे परसेंटेज पूछ रहा है। तो एक बात बताना, 30 अंक 6 अंक किसको बताते हैं? 6 अंक 1% को बताते हैं। 30 अंक इसका जस्ट 5 गुना है। इधर से भी 5 गुना कर दोगे तो ये किसको बताएगा? 5% को। या ऐसा कर लो भाई, 6% से 6 अंकों से 1% बनता है। 30 में 6 का भाग दिया, 5 बार गया, मतलब 5%। 20% लाया था, 5% और ले आता तो पास हो जाता। पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 25%। ठीक है। सवाल थोड़ा सा वर्बली करने की कोशिश करना, देखना गैप जो है वो 12% का है, असल में वो 72 अंकों को बताता है। क्लियर? 1% की वैल्यू निकालोगे, 72 में 12 का डिवीजन करोगे, 6 आ जाएगा। क्लियर? एक बच्चा 20% नंबर लाया, 30 नंबर से फेल हो गया, तो 30 को प्रतिशत में बदलना है, 6 का भाग दिया, 5% और ले आता तो पास हो जाता। ऑलरेडी 20% है, 5 और ले आए, 25%, पास हो गया। सवाल और क्या बन सकता है भाई? अधिकतम अंक बताओ, पूर्णांक बताओ। 1% की वैल्यू 6 है तो 100% की क्या हो जाती? 600। यह भी हो सकता था कि ये जो फेल हुआ है इस स्टूडेंट के कितने अंक थे, तो आप कह सकते हैं कि भाई यहां पर 1% की वैल्यू 6 अंक है, 20 को 6 से करोगे 120। पास होने के लिए आवश्यक अंक कितने भाई? 30 तो ये ले ही आया, 120 तो ये ले ही आया, उसमें आप 30 जोड़ दोगे तो 150 पास होने के लिए। यही बात आप ऊपर से नीचे की तरफ भी आ सकते थे कि 32% की जो वैल्यू है उसमें से 42 को परसेंट में बदलो, 7% बनेगा आपका। 32%, ये 7% घटा दिया, पास लाइन की वैल्यू 25%। तो इतनी ही यहां पर संभावनाएं बनती हैं सवाल पूछने की, तो आप इनको स्टेप बाय स्टेप डील कर सकते हैं। 153 पर आ जाते हैं। सवाल नंबर हमारा 153। लैंग्वेज को रीड करें सबसे पहले। तो सवाल ऐसा था कि आप प्रयास करते तो माइंड में सोल्व कर सकते थे, और सबसे जरूरी जो पैटर्न आपको बताया जाता है एटलीस्ट वो आपको आना चाहिए, जिससे माइंड में नहीं भी कर पा रहे हो तो कम से कम सवाल तो गलत नहीं होगा। देखना 153 में इसने क्या कहा कि एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त होते हैं, 25 अंकों से असफल हो जाता है। उसी कक्षा में दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक से 25% अधिक अंक मिलते हैं, तो परीक्षा में अधिकतम उत्तीर्णांक क्या है? सवाल इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। मैक्सिमम मार्क्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं 100% से, पूर्णांक आपका 100%। नीचे ही आपकी स्टार्टिंग 0 से होती है, यहां कहीं पर बीच में हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारी पास लाइन है, लिखा जा सकता है। एक स्टूडेंट के 30% अंक आए, एक स्टूडेंट के 30% अंक आए, और ये जो स्टूडेंट था ये फेल हुआ, इसका मतलब पास लाइन से नीचे। कितने अंकों से फेल हुआ भाई? ये 25 अंकों से यहां पर फेल हो गया। क्लियर? फिर क्या कहा? दूसरे छात्र को 40% अंक मिलते हैं, दूसरे स्टूडेंट को 40% अंक मिलते हैं, और ये स्टूडेंट क्या हो जाता है यहां पर? पास। अब इंपॉर्टेंट बात यहां से निकलेगी कि उसे उत्तीर्णांक से 25% अंक अधिक मिले। अब इस बात को समझना, 25% का मतलब आप अच्छे से जानते हैं कि 1/4 होता है। 1 किसको बताता है भाई? 100% को, और 25 को ये वाली बात बता देती है 1। तो इसका मतलब इसे क्या मिला? 25% अंक अधिक मिले उत्तीर्णांक से। अगर आपका उत्तीर्णांक 4 था तो इससे कितने अंक मिले? 5। अगर आपकी पास लाइन 4 पर होती तो इस स्टूडेंट को जो ऑलरेडी पास हो चुका है उससे कितने अंक मिलते? 5। सवाल की लैंग्वेज क्या कह रही है
कि इस स्टूडेंट को ये वाला जो है इसे उत्तीर्ण होने के लिए जितने भी नंबर चाहिए उससे 25% ज्यादा। 4 नंबर चाहिए तो इसका 25% 1 होता है तो इसको 5 मिलेंगे। अब एक बात बताना, असल में ये 40% को बता रहा है, असल में ये 40% को बता रहा है, तो किससे गुणा किया? 8 से। तो इसका मतलब पास लाइन आपकी कितने पर है? 8 गुणा 4 आपका 32। तो इसका मतलब पास होने के लिए अंकों की कितनी जरूरत पड़ती है? 32% की। बस ये एक इंपॉर्टेंट बात थी, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए तो ये पार्ट आपका माइंड में सोल्व हो जाता है। एग्जाम में वो नहीं बनाना 100 वाला 0 वाला, कुछ भी नहीं बनाना होता है। असल में इस लाइन की भी आपको जरूरत नहीं होती है। अब आ जाते हैं सवाल पर। मैक्सिमम मार्क्स, तो देखना ये 30%, ये आपका 32%, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है? 2%। 30 और 32 का असल में ये अंतर कितने का है भाई? 25 का। आपको किसकी जरूरत है? आपको जरूरत है मैक्सिमम मार्क्स, जो क्या है? 100%। कंपैरिजन के 2 तरीके हैं, या तो 2 को 25 बना लो, अब पता नहीं चल रहा है कि 12.5 से वैसे तो गुणा है, यहां पता चल रहा है 2 को 100 बनाया, 50 से गुणा किया, तो इसको भी आप 50 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 गुणा आप 125 लिख सकते हैं, और 1 आपका यहां से आ गया 0। 1250 आपके आ गए मैक्सिमम मार्क्स। तो असल में देखा जाए तो एग्जाम में खेल किस चीज का था? एक स्टूडेंट 40% लाकर पास होता है, ठीक है। पास होने के लिए जितने भी नंबर चाहिए थे उससे 25% ज्यादा इसे मिले। तो इसका मतलब पास होने के लिए 4 नंबर चाहिए थे तो इसे 5 मिले। 5 40% को, 4 32% को। एक स्टूडेंट 30% लाता है, फेल हुआ, 32% लाता तो पास हो जाता। पास होने के लिए 2% अंक चाहिए जो कि 25 को बताता है। 100% की वैल्यू निकालनी है, 50 से गुणा कर दो, 1250 आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको यह सवाल माइंड में भी करके बता दिया है कि ऐसा बिल्कुल संभव है। क्लियर? सबसे जरूरी बात, जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो हमेशा ही इन सवालों को स्टार्टिंग में डिटेल में ही करेंगे। कमांड आ गई, उसके बाद कोई समस्या नहीं है, आप कैसे भी करो। 154 सवाल नंबर 154। लैंग्वेज को रीड करें भाई सबसे पहले तो। क्वेश्चन नंबर 154। क्वेश्चन नंबर 154 आसान है, वैसे तो कोई समस्या नहीं है इस सवाल के अंदर, इजी वे में कर सकते हो। देखना जरा, इसने क्या कहा कि एक छात्र को विज्ञान में 300 में से 32% अंक प्राप्त हुए, तो भाषा के विषयों में जो लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स हैं आपके, उनमें 200 में से कितने अंक प्राप्त करने होंगे ताकि उसका कुल प्रतिशत 46% बरकरार रहे। तो आप ऐसे लिख सकते हो। देखना जरा क्या कर सकते हो आप, साइंस में उसके नंबर, ठीक है भाई। साइंस में 300 में से इस स्टूडेंट को नंबर मिलते हैं कितने भाई? 32% मिल गए। प्लस दूसरा आपकी क्या है? लैंग्वेज, भाषा। भाषा का जो सब्जेक्ट है, लैंग्वेज का जो सब्जेक्ट है वो 200 नंबर का है। इसमें से मैंने मान लिया इससे कितने मिले? X% मिल गए। टोटल कितना मेंटेन करना है? 46%। तो ये साइंस के नंबर आपने जोड़े, ये आपने लैंग्वेज के नंबर जोड़े। अगर आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो टोटल इससे कितने अंक मिलते हैं? 46%। 46% किसका? तो आप कहेंगे टोटल का 46%। तो इसका मतलब ये पेपर 300 नंबर का था, ये वाला पेपर 200 नंबर का था। कुल मिलाकर के पेपर कितने नंबर का हो गया भाई? 500 का लिखा जा सकता है। 500 नंबर का पूरा पेपर हो गया। 500 में से मेंटेन क्या करना है यहां पर? 46%, 46%। इसे कर दो भाई सरल। देखो, एक तो इस पैटर्न में प्रतिशत हर जगह ही कट जाता है। 2 0 यहां भी हैं, 2 यहां भी हैं और 2 आपके यहां भी हैं, लिखा जा सकता है। 2 का डिवीजन और भी जा रहा है। 2 का डिवीजन करोगे ये तो कट गया, यहां पर 16 आ गया। 2 का डिवीजन करोगे यहां पर 23 आ गया। देखना गौर से, यहां सिर्फ x बचा। 23 गुणा 5 आपका 115 होता है। ये बात इधर से जाएगी उस साइड में। 16 3 आपका 48। x की वैल्यू निकालोगे 8 और 7 15, 4 5 और यहां पर कितना हो गया? 6। तो इसे लैंग्वेज में
कितने प्रतिशत अंक चाहिए भाई? 67% नंबर। क्लियर? ये ऐसे सवालों को सोल्व करने का सबसे सीधा सटीक तरीका होता है, ना तो इसमें कोई गड़बड़ होती है, ना अलग से आपको कोई दिमाग लगाना है। क्लियर? क्या करना था? साइंस के नंबर लिख लिए, ये नंबर ही तो निकल के आए ना, 300 का 32%। लैंग्वेज में परसेंट हमें निकालना था, तो 200 का x%, ये भी नंबर आएंगे। कुल मिलाकर के 46% उसके अंक आए, तो आप क्या कहोगे? 500 पूर्णांक हो गया दोनों सब्जेक्ट का, उसका 46%। परसेंट हमेशा ही या कैंसिल आउट हो जाता है, कुछ और चीजें भी कैंसिल आउट हो रही है, उनको खत्म कर दो जिससे कैलकुलेशन आसान हो। बाकी कैलकुलेशन करने का हर बच्चे का अपना यूनिक तरीका होता है, तो जैसा आपको कन्वीनियंट लगे उससे आप फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 155 की बात कर लेते हैं। देखना क्या कहा कि राम अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% किराए, घर के किराए पर, 10% इंटरटेनमेंट या मनोरंजन पर, 10% ट्रांसपोर्टेशन या यातायात पर खर्च करता है। महीने के एंड में क्या हुआ? उसकी जो सेविंग या बचत है वो 1500 रुपए है। उसकी मंथली सैलरी, मासिक वेतन हमें फाइंड करना है। ये सबसे इजी कैटेगरी का सवाल है। और एक बात और सोचना, ये जो एक्सपेंडिचर वाले सवाल होते हैं और ये जो आपके वोट वाले जो सवाल होते हैं या फिर पोलिंग वाले, चुनाव वाले जो सवाल होते हैं, इनका पैटर्न लगभग एक जैसा सा ही होता है। ठीक है? एक बात आपको समझ में आ जाएगी तो दूसरी बात आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। यहां सवाल इंपोर्टेंट कौन से वाले होते हैं? जिनमें ये शब्द काम में लिया रहता है कि शेष का इतना %, शेष मतलब रिमेनिंग, कि रिमेनिंग का इतना पार्ट यहां खर्च किया, जो बचा उसका रिमेनिंग, जो बचा उसका इतना खर्च किया, फिर जो बचा वो उसकी बचत हो गई। तो सेम टू सेम ये जहां भी शेष वाली लैंग्वेज होती है वो सवाल आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। हालांकि आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं तो इन सवालों को एक एक लाइन में पैटर्न बना करके सोल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखना। राम 40% भोजन पर, 20% किराए पर, 10% मनोरंजन पर, 10% यातायात पर। कहीं ऐसा कहा कि राम ने 40% भोजन पर, फूड पर खर्च किया, शेष का 20% किराए पर, शेष का 10% मनोरंजन पर, शेष का 10% यातायात पर। ऐसा कुछ नहीं कहा। तो इसका मतलब इसका कुल खर्चा वो सीधे सीधे आपको दिख रहा है। कितना? 40, 20, 10, 10। तो 40, 20, 60, 10, 70 और 80। इसका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना हो गया भाई? 80%। तो इसका मतलब इसकी जो सेविंग या बचत है वो कितने की होगी? 20% की। और ये जो जितना भी कमाता है, ये जो इसकी टोटल इनकम है, ये कितनी होगी? 100%। ये तो 100% ही मानोगे। 100 रुपए कमाए, 80 खर्च कर दिए, 20 बचे। अब इसने क्या कहा? असल में उसकी जो बचत है वो कितनी है? 1500 रुपए। बचत इस आदमी की है 1500 रुपए। ठीक है? आपको ये वैल्यू निकालनी है। कंपैरिजन फिर से देखना जरा, दो डायरेक्शन में हो सकता है। 20 को 1500 कैसे बनाया? तो इसमें इसका डिवीजन किया, 0 से 0, 75 से गुणा किया। एक तरीका तो ये था। तो आप इधर भी 75 से मल्टीप्लाई करते तो सैलरी कितनी आती? 7500 रुपए। कई बार आप ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो। इधर आसान दिख रहा है कि 20 को 100 बनाया, 5 से गुणा किया, इसको भी 5 से कर दो। ये बात भी आपको आनी जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा एक ही दिशा के अंदर कंपैरिजन करें, नहीं। आप ऊपर से नीचे भी तुलना कर सकते हैं, आप लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, जैसा आपका मन करे, जहां पर आपको डेटा आसान लगे वहां आप तुलना कर सकते हैं। सवाल माइंड में हो सकता था बिल्कुल। कैसे भाई? 80% खर्च कर दिया, 20% बचा, 20% 1500। 20% को 100% बनाना है, 5 से गुणा करोगे, 1500 को 5 से किया, 7500। कंप्लीट सवाल आपका माइंड में सोल्व हो गया। एक शब्द तक आपको यहां पर लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। चलिए भाई, सवाल नंबर 156 पर आते हैं। थोड़ा सा सवाल का लेवल बढ़ाते हैं जिससे आपकी ये बातें और बेहतर तरीके से क्लियर हो। और मुझे उम्मीद है आप नोट्स बना रहे होंगे। ग्रुप पर आज आप एक काम करना, जो जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं कम से कम फोटो खींच करके जरूर डालना, एक एक या दो दो पेज के, जिससे आइडिया तो लगे
कि सच में ही पढ़ाई लिखाई कर रहे हो या फिर इसको मूवी की तरह एंजॉय कर रहे हो कि भाई सामने कुछ चल रहा है उसे देखते रहो, देखने मात्र से ही अपना तो भला हो जाएगा। अगर ऐसा कोई वहम पाल रखा है दिमाग में तो उस वहम को जल्दी से जल्दी निकालो, बेहतर होगा। 156 में इसने क्या कहा भाई, एक व्यक्ति अपने मासिक आय का, मंथली जो इनकम है 40% भोजन पर, शेष वेतन का 1/3 यातायात पर और फिर वह 4500 रुपए मासिक बचत करता है। उसका मासिक वेतन क्या है? देखो जरा, उसकी मंथली इनकम जो है वो आप एक्स मान लेते हैं, ये उसकी क्या है भाई, इनकम। लिखा, इनकम का 40% खर्च कर दिया, इनकम का कितना बचेगा भाई, जो भी इनकम है उसका क्या बचेगा आपके पास 60%। 60% क्या है ये आपके पास शेष, रिमेनिंग पार्ट। चलो, जितने भी पैसे कमाए 40% खर्च कर दिए, बचे कितने, एक्स का 60%। अब ये जितना भी पैसा है इसका 1/3 खर्च कर दिया। 1/3 का मतलब ये होता है अगर आपने 3 रुपए कमाए हैं तो आप 1 रुपए का खर्चा कर देते हो, तो आपके पास शेष क्या बचता है, तो 3 रुपए आपने कमाए थे, 1 खर्च कर दिया, इसका मतलब आपके पास 2/3, 2/3 या 2/3 बच जाता है। ये लैंग्वेज आपकी क्लियर होनी चाहिए। जैसे कई बार जरूरत पड़ती है, आपको ये कह देगा कि उसने अपनी आय का 2/17 भाग खर्च कर दिया और आपको यहां क्या लिखना है, शेष कितना बचा। तो 17 रुपए उसने कमाए थे, 2 खर्च कर दिए, बचे कितने, 15/17। क्योंकि इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 1 बनना चाहिए, जो कि 1 क्या होता है, 100%। इसलिए इसका सहारा लिया जाता है कि आप चीजें कॉमन सेंस में ले आए तो बेहतर होगा। रटने की कोशिश करोगे तो जगह जगह कदम कदम पर समस्याएं हैं। तो देखो, एक्स रुपए थे, 40% खर्च कर दिया, 60 बचा लिया। अब इसका 1/3 खर्च कर दिया तो शेष कितना रहा, 2/3 रहा। ये क्या बता रहा है कि भाई खर्च कर दिया उसके बाद बचा, ये इसकी बचत, जो कि क्या है 4500। लिखा, बचत 4500, एक्स की वैल्यू चाहिए। अब इस सवाल को थोड़ा सा एग्जाम मोड पर लेकर आते हैं। एग्जाम मोड की बात करें तो एक्स रुपए कमाए, 40% खर्च किया, 60% बचा, 60% 3/5। ये जितना भी पैसा बचा है इसका 1/3 खर्च कर देगा, बचेगा कितना, 2/3। और यही इसकी बचत है जो रिप्रेजेंट करती है 4500 को। 3 से 3 आपका कैंसिल आउट हो गया, एक्स बराबर, यहां से देखोगे तो 2 का आप डिवीजन कर सकते हो, 2 बार 25 बार 0 बार 0, 5 5 25, 22 गुणा 5 110, 110 में 2 जोड़ दिया तो 112। तो इसका जो वेतन है असल में वो कितना है, 11,250 रुपए। तो ये जो 1 लाइन वाला फॉर्मेट है ये यहां पर आपको फॉलो करना पड़ता है, ये सबसे बेस्ट है। इधर उधर कोई और रेशियो बनाने के चक्कर में पड़ोगे, अनवांटेड काम होगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप ये कह सकते हैं कि सर हमने तरीका दूसरा सीखा, हालांकि वो अलग था लेकिन उसमें टाइम लग रहा था। तो ऐसे अलग तरीकों का करोगे भी क्या। कुछ बच्चे होते हैं ना, डिफरेंट करना चाहते हैं, तो उस चक्कर में जैसे रेलवे की एग्जाम का नहीं पढ़ते, वो एसएससी वाली किताबें उठाते हैं, उनको पढ़ते हैं कि सर क्या पता लेवल बढ़ गया तो वो क्या है, वो वाले बच्चे हैं जो कुछ अलग करना चाहते हैं। वो चाहते तो उनके पास इतना नॉलेज है कि वो एग्जाम को क्रैक कर दें, लेकिन वो अलग ऐसे करते हैं कि उनके पास नॉलेज भी है फिर भी एग्जाम क्रैक नहीं होता। एसएससी की तैयारी करते हैं तो कैट वाला पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये वो बच्चे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। रीजन इसका है कि अलग करने के मूड में थे ये। अलग इन्होंने क्या किया, पढ़ते टाइम एसएससी पढ़ना था, कैट पढ़ा, रेलवे पढ़ना था, एसएससी के सवाल कर रहे हैं। अलग क्या किया, इनके पास ज्ञान था फिर भी इनका सिलेक्शन नहीं होता, तो इसे अलग करना नहीं कहते। ज्ञान थोड़ा सा चाहिए, उससे आपका काम चल सकता है। देखना, एक व्यक्ति के पास कुछ धन है और वह इस धन का 20% एक वस्तु खरीदने पर खर्च कर देता है, शेष का 5% ट्रांसपोर्टेशन या यातायात पर खर्च कर देता है, तथा उसने 120 रुपए उपहार में दे दिए। यदि उसके पास 1400 रुपए शेष बचते हैं तो उसने यातायात पर कितने खर्च किए। देखो, आदमी की आय मान ली आपने x रुपए, माना 20% एक वस्तु
खरीदने पर खर्च कर देता है। x का 20% गया, x का बचा कितना शेष, रिमेनिंग 80%। 80% मैं लिख देता हूं 4/5। ये इस आदमी के पास शेष पैसा है। अब इसमें से उसने क्या किया भाई, 5% ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च कर दिया, तो बचा कितना, जो भी पैसा था इसका 95%। 95% लिखोगे, 5% 1/20 होता है, तो 20 में 1 खर्च कर चुका है, तो कितना बचेगा 19, या 95/100 लिखोगे, 5 से कटा 19/20। ये क्या हो गया, फिर से इसके पास जो पैसा बचा हुआ है, इसके पास जो शेष पैसा है, रिमेनिंग जो बनी है, पहले इसने क्या किया, वस्तु खरीद ली, उसके बाद ये पैसा बचा, अब उसने ट्रांसपोर्टेशन पर खर्चा किया, अब जितना भी पैसा बचा है वो ये वाला है। अब इसमें से क्या करता है, 120 रुपए उपहार में दे देता है, ठीक है, ये पैसा उसकी जेब में था, 120 रुपए किसी को गिफ्ट में दे दिया, ठीक है, बच्चे कितने जेब में, 1400 रुपए। एक बात बताओ, अगर ये गिफ्ट नहीं देता तो इसकी जेब में कितने पैसे थे, तो आप सिंपल सी कहेंगे 1400 रुपए अब जेब में है। 120 का गिफ्ट दिया, गिफ्ट मत दो, वापस छीन के लाओ, उसे जेब में रखो खुद की के, गिफ्ट देना वैसे भी बुरी बात हो जाएगी। कितना हो गया, 1520 हो गया, लिखा जा सकता है, कोई बुरी बात नहीं होती, आपका मन करे उसे दे। देखो 1400 रुपए उसकी जेब में बचे, 120 रुपए उसने गिफ्ट देने के बाद, तो वो पैसे वापस ले लूं तो मेरी जेब में 1520 है। और यही वो बात थी कि जैसे ही वो ट्रांसपोर्टेशन पर खर्चा करता, उसके बाद उसकी जेब में ये पैसे बचते हैं। सोल्व कर लें, देखो किससे कटेगा भाई, 19 की टेबल आती है क्या, 19 8 152, पूरी टेबल नहीं आती लेकिन जुगाड़ तो लगा ही सकते हो। 19 गुणा 10 190, 19 गुणा 2 38, 38 जैसे ही घटाओगे 152 आएगा, कट गया। चलो भाई 4 से काटोगे, कितनी बार कटा, 20 बार। इसका इससे गुणा कर दूं तो जो x है 5 गुणा 20 100, और वो 20 को 100 से गुणा करोगे, 2 जीरो लग गए। उसकी आय कितनी है भाई, 2000। लेकिन सवाल उसने आय का नहीं पूछा, उसने कहा यातायात पर खर्चा। तो देखना 2000 रुपए कमाए, 20% खर्च कर दी, सॉरी 80% बच गए, 20% खर्च कर दिए, ये शेष धन था। इस धन का ये जितना भी बचा था, इसका 5% खर्च करता है यातायात पर, तो इसका 1/20, 20 गुणा 500, 20 गुणा 4 80। तो ये सवाल था आपका सोल्व करने का। तो मेरे ख्याल से इन चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, ये इजी वे में सवाल हो जाएंगे अगर अंडरस्टैंड करेंगे। और अगर इनमें कोई अजीबोगरीब टाइप के जो फॉर्मूले होते हैं कि ये सवाल आएगा, ये कर देंगे, ये आएगा, ये कर देंगे, कुछ भी नहीं है। अर्थमेटिक मतलब जस्ट आपका कॉमन सेंस, किस चीज को आप क्या समझते हैं और कैसे डील करते हैं, इतने में ही आपका काम चल जाता है। चलिए भाई, सवाल नंबर 158 की लैंग्वेज को आप रीड करें। लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी है और सवालों के कंपैरिजन में, और लैंग्वेज में इसने कहा क्या है भाई, देखो जरा। एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को और 30% भाग अपनी पुत्री को, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, शेष का 30% नहीं बोला, इसका मतलब 80% दे दिया। शेष राशि का 80% उसने ट्रस्ट को दिया। अब यदि उस व्यक्ति के पास 16,000 रुपए बचे हैं तो उसके पास प्रारंभ में कितनी धनराशि थी, तो सिंपल, प्रारंभ में उसके पास x रुपए थे, 50% बेटे को दिए, 30% बेटी को दिए, कितने दे दिए भाई, 80%। बच्चे कितने, आपकी ये जो लाइन है अगर आप गौर से देखो तो ये किस पर टिकी रहती है, शेष पर, रिमेनिंग पर। तो x का 80% खर्च हो गया, 20% बचा, ये शेष पैसा। अब ये जितना भी पैसा है इसका 80% ट्रस्ट को दिया, बचा कितना इस पैसे का, 20%, 1/5, जो कि बताता किसको है आपका, 16,000 को। x की वैल्यू 25 से गुणा कर दो, 3 जीरो तो ऑलरेडी है, 25 गुणा 6 आपका 150, 25 में 15 जोड़ दोगे 40, लिखा जा सकता है। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, ऐसे ऑप्शंस के अंदर कई बार क्या ऑप्शन पास पास में रख देता है, जैसे ऑप्शन बी और डी, बी और ए आपका, तो कई बार बच्चा क्या ध्यान देता नहीं, इमोशनल होके जो भी ठीक लगता है टिक मार देता है कि यार इतनी सैलरी थोड़ा ना होगी, 40,000 ही होगी, कैलकुलेशन में गड़बड़ की है, ठीक है। सैलरी कितनी भी हो सकती है, क्योंकि आप कॉमन सेंस लगाओ। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हैं तो 100 रुपए के अंदर एक घोड़ा खरीद लेता है, 30 रुपए में बकरी खरीद लेता है,
कई बार 200 रुपए में गाय खरीद लेता है, तो वो कोई प्रैक्टिकल बात थोड़ी ना है। तो इसका मतलब इनके डेटा पर ना जाए, अपनी कैलकुलेशन पर ध्यान रखें, और जहां ये कई सारे जीरो होते हैं वहां तो आपको विशेष ध्यान रखना ही रखना है। सवाल नंबर 159 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 159। देखो इसने क्या कहा, किसी सेना के 10% जवान युद्ध में शहीद हो गए, शेष 10% जवान रोगग्रस्त होकर, शेष का 10% लिख लेना इसे, 10% ऑफ द रिमेनिंग उसने लिखा हुआ, शेष का 10% जवान रोगग्रस्त होकर मर गए, शेष में से 10% को दिव्यांग घोषित कर दिया गया है। इस प्रकार सेना में सक्रिय जवानों की संख्या 7,29,000 रह गई है। मूल रूप से सेना में कितने जवान थे? मूल रूप से सेना के अंदर X जवान थे, 10% शहीद हो गए, X का कितना बचा? 90%, 9/10 ये बचे हुए। इनमें से भी 10% रोगग्रस्त हो गए, कितने बचे? 90%। तो ये जितने भी हैं इनका फिर से 90%। अब इधर जितने भी बचे हैं उनका, ये जितने भी है शेष है 10% दिव्यांग, तो बचे कितने भाई? फिर से 90%, 9/10। और अब बचे हुए सैनिक 729,000। ये सवाल ध्यान रखना, इनकी कैलकुलेशन स्पेसिफिक होती है 9 का क्यूब 729। किसी भी एग्जाम में ऑब्जर्व कर लेना, ये जो पैटर्न है या जो ऐसा सवाल, लैंग्वेज अलग हो सकती है, किसी भी अलग अलग पैटर्न में पूछी गई हो सकती है, लेकिन पैटर्न इनका सेम होता है। क्यूब का अच्छा खासा रोल है, 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 का क्यूब 729 पता है, तुरंत काट दिया। एक्स की वैल्यू क्या लिखें? देखो 1000 तो ये है, और उसके आगे 3 जीरो और लगाने हैं, गुणा हो गया ना, 10 गुणा 10 गुणा 10। कौन सा ऑप्शन है? टोटल 6 जीरो है, गिन लेना शांति से। तो ऑप्शन ए में 5 जीरो है, ऑप्शन बी के अंदर कितने हैं? 6 जीरो। ठीक है, एक आदत कई बच्चों की, फिर दिमाग भी लगाते हैं, ये कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, इस टाइप से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये तो 10 लाख है, ऐसी जानकारी आपको नहीं लेनी है। ठीक है, वैसे भी जब भी कभी 10⁶ लिखा होता है उसे 1 मिलियन कहा जाता है, और ये आपका 10 लाख होता है। 1 बिलियन किसे कहते हैं? कमेंट करके जरूर बताना। अगला सवाल देखो भाई 160 का। तो मेरा प्रयास ये रहता है कि हर टाइप की छोटी मोटी जो चीजें हैं बच्चा जनरली सोच लेता है, चिंतन करना स्टार्ट कर देता है, तो उनका समाधान भी होता रहे। अगर आप में ऐसी कोई गड़बड़ करते हैं तो सुधार करें उन छोटी छोटी चीजों का, जिससे कि ये कैलकुलेशन की जो एरर है वो कंप्लीटली आपकी दूर हो जाए। सवाल नंबर 160 में इसने क्या कहा कि एक चुनाव है, चुनाव वाले सवाल आ गए। अब एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 75% मतदाताओं ने वोट डाले, जिनमें से 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिले, जो वैध वोटों का 75% है। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता हैं? देखो असल में आपके वोटर्स कितने, वोटर्स किसे कहा जाता है? वोटर्स या फिर मतदाता। तो जितने भी लोगों का नाम लिस्ट के अंदर होता है, जैसे मान लो आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, जैसे गांव की बात करें, गांव में बिलोंग करते हैं, तो पंचायत की एक लिस्ट होती है, वो हर साल अपडेट करते रहते हैं कि जो जो बच्चे 18 साल से ऊपर के हो चुके हैं उनका नाम ऐड या तो वो खुद कर देते हैं, हालांकि इतने भले होते नहीं, आपको खुद करवाना पड़ता है, या फिर आप नहीं करवाते। जो सरपंच का चुनाव लड़ रहा है उसको बड़ा ध्यान रहता है इन चीजों का, बाकी कोई ध्यान रहे या ना रहे, ये ध्यान जरूर रहता है कि अच्छा उस घर का एक वोट है, उसका नाम इस लिस्ट में नहीं है, उसको ऐड करवाओ, एक वोट तो बढ़ेगा। तो जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे मतदाता हैं। ठीक है, मतलब वो मत दे सकते हैं। क्लियर? इसके बाद क्या हो गया अभी? इसके बाद जितने लोग वोट डालते हैं, तो ये तो वही हो गए, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब मैं कंफ्यूजन बता रहा हूं कि कई बच्चा जनरली क्या समझ लेता है, मतदाता वो हैं जो उस सेंटर पर गए जिन्होंने वोट डाला। नहीं, वो मतदाता तो है ही है। कुछ ऐसे भी कलाकार हैं जो घर पर भी सोए रह गए थे, उनका नाम वोटर लिस्ट के अंदर था लेकिन वोट डालने नहीं गए। तो हर एक वो इंसान
जिसका नाम वोटर लिस्ट के अंदर है वो मतदाता है वहां का। क्लियर? एक बात क्लियर हो गई होगी। एक छोटा सा डाउट आ सकता है अवैध वाला, कि ये जो अवैध वोट आपके होते हैं ये क्या होता है, कि आज के टाइम में तो क्या चल रहा है भाई, ईवीएम। तो अब हो सकता है भाई ये पता नहीं इस टाइप के सवाल नोटा वाले कब डालने स्टार्ट करें एग्जाम में। असल में एग्जाम का ढर्रा क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं, कि आप सोचते हैं वो 100 रुपए में घोड़ा 500 रुपए में गाय इस टाइप से क्यों आती है। असल में देखोगे तो आज से कोई 40-50 साल पहले ये सवाल मैथ्स में डले थे, इन्होंने इनको आज भी चेंज नहीं किया। उस टाइम के हिसाब से ठीक था। उस टाइम के हिसाब से अगर वो मान लो जिस टाइम डला था 100 रुपए के अंदर गाय मिल रही थी, तो इसका मतलब उस टाइम मिलती होगी। शिक्षाविदों ने क्या किया भाई, डाल दिया उसके अंदर सिलेबस में। अब आज के टाइम में क्या हम बच्चे को वही बात पढ़ा रहे हैं, देखो कितनी विडंबना है, 100 रुपए में गाय। अब सोच के देखो एक शहर का बच्चा है जो ये सोच रहा है, मतलब मेट्रो सिटी, दो चीजें हैं, एक आपका भारत है, एक आपका इंडिया है। भारत वाले इंडिया होना चाहते हैं और इंडिया वाले अमेरिका होना चाहते हैं। तो जो इंडिया वाला बच्चा मतलब स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटी का जो बच्चा होता है, उसने गाय शायद नहीं देखी हो या रोड पर देख ली होगी, या फिर मैं कहूं जैसे कुआं होता है, तो उन बच्चों ने कुआं नहीं देखा होता है। बहुत सारी भीड़ है कि कुआं कैसे होता है। क्लियर? अब मुद्दा है ये, वो कहेगा 100 रुपए में गाय आती है, तो वो क्या करेगा, सड़क पर जाते हुए देखेगा अच्छा ये तो 100 रुपए की होती है। क्लियर? तो मुद्दा ये है कि इन लोगों ने अपडेट नहीं किया इस बात को, इसीलिए चीजें आज भी सिलेबस में घूम रही हैं। तो आज की डेट में अगर कोई कहे कि सिलेबस के अंदर भैंस डालनी है, तो कम से कम भाई उसकी कीमत 50-60 हजार रुपए तो रखो। रियलिटी के साथ तो बच्चे को वाकिफ करवाओ कि असल में 50-60 हजार रुपए में भैंस आती है, 300 रुपए में नहीं आती है। क्लियर? अवैध वोट क्या होंगे फिर? अब तो ईवीएम आ गया, तो किसी बच्चे ने अगर वोट डाला होगा, या जनरली पंचायतों में क्या है, आज भी कुछ जगह ऐसी वोटिंग होती है जहां पर ईवीएम का यूज नहीं होता है। क्लियर? तो उसमें क्या सीन होता है, वोटर लिस्ट मत जितने भी उम्मीदवार होते हैं उनको एक चुनाव चिन्ह मिलता है। ठीक है? पंचायत के जो चुनाव होते हैं इनको पार्टी विशेष का चिन्ह नहीं मिलता कि ये बीजेपी का कैंडिडेट है, ये कांग्रेस का, नहीं, ऐसा नहीं होता है। उनके निशान ऐसे होते हैं, जैसे किसी का अगरबत्ती हो गया, किसी का निशान मान लो कबूतर हो गया, किसी का निशान मान लो बाल्टी हो गया, इस टाइप से। ठीक है? तो ये रहता था सीन। अब अवैध वोट वाली स्टोरी में आपको समझा रहा हूं कि असल में ये क्या सीन था। ईवीएम में ये चीज वैलिड नहीं है, यहां इनवैलिड वोट नहीं होता है। नोटा एक एक्स्ट्रा चीज है, उस पर अभी तक सवाल नहीं बनाए गए हैं, या आपको मेरे ख्याल से बैंक में शायद देखने को मिल जाए तो मिल जाए, पूछे गए हों एक आधे सवाल, इसी पर पूछता है। अब कैंडिडेट जाएगा, उससे एक स्टाम्प दी जाती है, वोटर गया स्टाम्प दी, अब वो उस पर सील लगाएगा। जैसे मान लो किसी को इस अगरबत्ती पर वोट देना था, तो उसने स्टाम्प यहां मान ली। ठीक है? यहां उसने स्टाम्प लगाई। जैसे ही पोलिंग खत्म होगी, क्या होगा, इनकी काउंटिंग की जाएगी। जैसे ही उसने देखा अच्छा ये इसके हिस्से में, तो अगरबत्ती वाले कैंडिडेट को वो वोट पकड़ा दिए गए। ठीक है? तुम अपने पास, कबूतर वाला अपने पास रखेगा। अब समस्या ये आती थी, मान लो किसी आदमी ने वोट डाला और वो वोट देना किसको चाह रहा था, कबूतर वाले को। लेकिन आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ लोग गांव में, मतलब मैं अपनी गांव की स्थिति बता रहा हूं कि क्या होता है, कुछ लोग वोट वाली चीज से भी इतने घबरा जाते हैं कि अच्छा किसको देते हैं, वो उठा करके इसके ऊपर टेकते इस पर डाल दिया। अब आपको साफ पता है कि ऑलमोस्ट मोर देन 90% पार्ट आपका कबूतर की तरफ जा रहा है, तो इसी उम्मीदवार को वोट दे रहा होगा। लेकिन जब वोटों की काउंटिंग होगी तो बाल्टी वाला ऑब्जेक्शन करेगा कि नहीं, ये वोट तो मुझे दे रहा था। अब ये कबूतर वाला इसे कन्विंस करने की कोशिश करेगा, दे भाई यार, लगभग पार्ट तो मेरी तरफ है इसका। तो ये कहेगा नहीं ऐसा नहीं है, ये लगा इधर ही रहा था मेरे वाले पर, तेरे वाले में तो जबरदस्ती चला गया। और कई बार अगर चुनाव में आपका इस टाइप की राजनीति में ठीक इन्वॉल्वमेंट है, तो ये जो सरपंच पद के उम्मीदवार होते हैं, ये वोटिंग 8, 9, 10 बजे के आसपास कंप्लीट होती है। आजकल थोड़ी फास्ट हो जाती है, कुछ जगह ईवीएम का भी यूज है। तो पहले ये वोटिंग क्या थी, 9-10 बज जाते थे तो ये एक दूसरे कपड़े तक भी फाड़ लेते थे, थप्पड़ मुक्के मारना नॉर्मल सी बात हुआ करती थी। तो उनका रीजन ये बवाली था। ठीक है? तो अब क्या कंक्लूजन निकाला गया, भले ही जैसे यहां किसी कैंडिडेट ने वोट दिया, तो आप कह सकते हैं कि सर ये तो समझ नहीं आ रहा कि कबूतर को दे रहा है या बाल्टी को दे रहा है।
लेकिन यहां समझ आ रहा है कबूतर को दे रहा है, तब एक कंक्लूजन निकला। अगर यहां मान लो ये चौथा कैंडिडेट होता, अगर इतना सा भी ये इसके ऊपर टच हो गया, इस लाइन के ऊपर, इसको इनवैलिड करो, ठीक है, इसको साइड में रख दो, ये किसी के हिस्से में भी नहीं जाएगा। तो ये सिनेरियो हुआ करता था इनवैलिड वोट्स का। तो आपको यहां पर एक तो ये ध्यान रखनी है कि वोट अवैध क्यों होते हैं। हालांकि मैथ से हटके ये बात थी, चीजों को सिर्फ और सिर्फ सतही तौर पर ना ध्यान रखें कि गुरुजी आप मैथ्स की पढ़ा रहे हो, सवाल करवाने पर ध्यान दो, इन चीजों के चक्कर में क्यों पड़े हो। तो असल में देखा जाए तो ये सिर्फ मैथ्स आपका जीवन नहीं है, आपके आसपास का परिवेश, जो ज्ञान है, वो जो चीजें चल रही हैं, थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए, जिससे आपका कहीं भी किसी से बात करें तो पता चले कि भाई हाँ ये इसके पास नॉलेज है, कुछ तो जानता है। तो अपना उद्देश्य यह है कि मैथ्स के अंदर एक सवाल है, इनवैलिड वोट कैसे हो सकता है। ये वीडियो कोई बच्चा 5 साल बाद देख रहा हो, तब तक कंप्लीट ईवीएम आ गया हो और उसे यही ना पता हो कि अवैध वोट कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं, मैथ्स में कम है, लेकिन जहां भी आती है मेरा प्रयास रहता है कि सवाल तो एटलीस्ट बच्चे को समझाएं, सॉल्यूशन तो समझाना है ही है। चलो, वोटर क्या होते हैं या मतदाता, उस एरिया में जितने भी लोगों का नाम वोटर लिस्ट में होता है वो सारे मतदाता हैं। चाहे वो वोट देने जाएं, चाहे वो घर पर सोए रहे, कहीं वो चाहे बाहर पढ़ रहे हो, चाहे वो उस सेंटर तक चले गए हों और वहां पर रेस्ट मार करके आ गए हो, ठीक है, ये सारे के सारे वोटर। अब देखना, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। पहले तो मैं इस सवाल को थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूं, फिर इसे हम लोग रिमेनिंग वाली जो एक लाइन है, हमारी शेष वाली जो एक लाइन है, इसको प्रीफर करेंगे हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखना, एक कहीं भी एरिया की इसने बात की, एक चुनाव हुआ, 2 उम्मीदवार हैं, 75% मतदाताओं ने वोट डाले। टोटल मतदाता कितने आपके भाई 100%। 25% क्या थे, जागरूक थे, तो घर पर सोए रहे, उनको ये पता था वोट देने का कोई फायदा नहीं है, हालात नहीं सुधरेंगे, जितने भी कलाकार चुनाव लड़ रहे हैं सब एक जैसे ही हैं। चलो, ये इसलिए घर पर रह गए, 75% मैदान में आए। असल में यहां पर जितने भी लोग आए हैं, इस बात को थोड़ा डिटेल में समझना, ये क्या है, एक ही सवाल को मैं डिटेल में समझाऊंगा। ये x का 75% है, बस हमने एक फ्लो चार्ट क्रिएट करना है, इस वजह से मैंने ये 100%, ये 25, ये 75 लिख दिया। x का 25% ये है, x का 75% ये है। असल में यहां पर ये डेटा आना चाहिए था, ठीक। अब इन लोगों ने वोट डाला, 2% ऐसे लोग थे, ये जितने भी हैं, ये मान लो 10,000 हैं, अब अपने आप में ये 100% हो चुके हैं। जब हम लोग हिसाब किसका कर रहे हैं, वोट डाल दिए, डाले गए वोट अपने आप में 100%। उनकी भी 2 कैटेगरी, एक वो जो इनवैलिड है, एक वो जो आपके वैलिड है। तो इसका मतलब 100 वोट डाले, 2% आपके इनवैलिड हो गए, 2%, तो बच्चे कितने, 98। कुछ बच्चे हिसाब ये लगाते हैं कि सर 2% यहां पर है तो इससे 73% लिख देते हैं, ये गलत होगा। रीजन, मान लो 15,000 लोग थे, 10,000 लोगों ने वोट डाला, 2% इनवैलिड हो गया, तो आप क्या कहोगे, 10,000 का 2% इनवैलिड हुआ है, तो 10,000 का कितने परसेंट बचा है, 98%, ये आपका वैलिड होता है। और इस बात को अगर मैं फिर से डिटेल में लिखना चाहूं तो ये क्या है भाई, x का 75% तो ये निकाला था, और उसका भी कितना है, ये 98% लिखा जा सकता है। चलो आगे चलते हैं। एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिले, जो वैध वोटों का 75%, ये वैध है, इसका 75% मिल गया, जो कि किसको बताता है, 9,261 को। दूसरे को कितने मिले भाई, 25%, ये हार गया, ये आपका जीत गया। फिर से देखना, मान लो ये 15,000 थे, ये 10,000 थे, और ये मैं मान लेता हूं 9,000 थे, तो उनका 75 इसको मिला, तो इनका 25% इसको मिलेगा। तो असल में देखा जाए, इसका हिसाब कर रहे हो, अपने आप में 100% है, दोनों का सम 100 आएगा। इसका आप हिसाब कर रहे हो, 2 कैटेगरी इसकी भी है, विनर और लूजर, तो इन दोनों का सम भी क्या आएगा, 100%। इस बात को अगर आप डिटेल में देखें तो क्या होगा, x का 75%, उसका 98%, उसका 75%, 9,261 है। तो आपका टारगेट होता है यहां से इस पार्ट पर चले जाएं, फाइनल तक। इनिशियल से फाइनल तक जाना रिमेनिंग की अप्रोच होती है। एग्जाम में इसे ही प्रीफर किया जाता है, जिससे सवाल आपका तुरंत हो जाए।
ग्राफ का मेथड इसलिए बनाया कि एक एक बात आपकी क्लियर होती हुई चले। चलो भाई इसको हटा देता हूं। असल में आपको क्या करना था एग्जाम में, बात मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी कि इस फ्लो में आपका सवाल चल रहा है। देखो आपने ये माना कि टोटल जो मतदाता हैं, कुल वोटर क्या है, जिनका भी नाम वोटर लिस्ट के अंदर है वो सारे के सारे आपके वोटर हैं, भले ही वो वोट दें या ना दें। एक्स आपके वोटर हैं, 75% ने वोट डाला, 25 तो बाहर हो गए। तो हमें कहां जाना है, हमें शुरुआत से लेकर जो आदमी जीता था उसके ही वोट दे रखे हैं 9261। तो स्टार्टिंग में जितने वोट थे वहां से हमें जाना है 9261 तक, क्योंकि एकमात्र वही संख्या है। तो देखो फ्लो कैसे चलता है, टोटल ये वाले नहीं आए, इनको साइड करो, ये लोग आए यहां पहुंच गए, इनमें भी इनवैलिड हो गए, इसको साइड करो, वैलिड पर आ जाओ। वैलिड में भी एक आदमी हार गया, उसको छोड़ो, अपने को जीतने वाले दिए और उस पर चले गए। तो क्या करोगे, एक्स आपके टोटल वोट है, 75% मतलब 3/4 लोगों ने वोट डाला। ये जितने भी वोट डाले गए थे उनमें से 2% अवैध घोषित हो गए। वैध कितने, 98%, 98/100, 49/50 लिख सकते हो। तो ये जितने भी वोट हैं, ये आपके जो मत डाले गए थे, ये वो मत हैं जो आपके क्या हैं, वैध हैं। और इन वैध मतों का 75% मतलब 3/4 ये किसको बताता है, जो जीतने वाला था उसके मत। और ये बराबर में किसके हैं, 9261 के। चलो सरल करें। कट रहा है क्या, 3/4। अच्छा ये तो किसी से भी नहीं कट रहा आपका, 1 मिनट, किसी से भी नहीं कट रहा है। चलो आगे देखते हैं फिर। 3 × 3 9 कर देते हैं, ऐसा करो, इसको छोड़ो। 3 × 3 9, 9 से कटा एक बार, 2 में नहीं जा रहा है, 26 में डिवीजन 2 बार, 8 बच गया, 81 में 9 बार लिखा जा सकता है। 49 में करोगे, 49 2 198, फिर 4 9 49 1। एक्स बराबर देखना 4 × 4 16 × 5 80, 80 को एक 0 से 800, 800 को 21 से करना है तो 2 0 तो ऑलरेडी, 8 को 21 से करोगे 8, 8 × 2 16, 16,800। ठीक है, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे थे भाई, बार बार वो कटिंग गलत की थी, कहने का मतलब। तो एक लाइन आपको बनानी है, ये बात भी आपको हटानी है, इस टाइप का ये जो सिनेरियो चलता है। और इन सवालों को रिमेनिंग के पैटर्न से आप बड़ी ही आसानी से डील कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अपना 161। लैंग्वेज को रीड करो, अटेम्प्ट कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। देखना 161 में क्या कहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, जो जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% वोट मिलता है वह 14,000 वोटों के बहुमत से जीत जाता है। जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए। नकली सा सवाल है। कुल मतदाता 100%, जीतने वाले को कितने मिले भाई, 60%, और ये क्या हो गया, जीत गया। दूसरे को कितने मिलेंगे भाई, 40%, ये आपका हार गया, लूजर। ठीक है, बाकी कोई बात नहीं दी है कि कितने आए, कितने गए, कितने इनवैलिड हुए, बस ये 100%, 60% जीतने वाले को बता दिया, तो बचे हुए 40। कितने मतों से जीता, बहुमत 20% मत इसके पास एक्स्ट्रा थे, उनसे जीत गया। असल में ये 20% किसको बता रहा है भाई, 14000, कंपेयर कर लें, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो 20% को 5 से गुणा कर देते हो तो 100%, तो बेटर क्या रहेगा, इसको भी 5 से कर दो, 14 × 5 70, और साइड में 3 0। तो कुल मतदाता आपके पास कितने हैं, 70,000। और 1 मिनट, फिर यहां वापस से गड़बड़ की अभी, देखो 1 मिनट, कुछ ज्यादा ही मिस्टेक हो गई। आपसे कुल मतदाता नहीं पूछ रहा है, आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा है जीतने वाले को। तो देखो 20% को 60% बनाया, 3 से गुणा किया, तो इसको भी 3 से गुणा कर दोगे तो ये कितना आ गया, 42,000। ये सवाल माइंड में हो सकता है, कैसे भाई, एक को 60% मिले, दूसरे को 40, अंतर 20% का। 20% 14,000 है, जीतने वाले के चाहिए थे जो 60% है,
तो 20% को 3 गुना कर दो, 14,000 को 3 गुना करोगे 42,000। कुल मत पूछता तो 20% को 5 से करते 100%, 14,000 को 5 से मल्टीप्लाई करते 70,000। ठीक है, तो मैंने क्या कर लिया, उस सवाल को नीचे नहीं देखा, टोटल निकाल दिया था। 162 को देखना, क्वेश्चन नंबर 162। सवाल नंबर 162 में देखना, एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% वोट मिले, कुल वोटों का 2% इनवैलिड या अवैध घोषित कर दिए गए। यदि मतदाताओं की कुल संख्या 1,04,000 है तो कितने वैध वोट उम्मीदवार को मिले। यह आसान सवाल है। क्या करोगे भाई, 1,04,000 टोटल वोटर्स बताए। क्या इसने कहा ऐसा कि इतने लोग नहीं आते? इसने ऐसा कुछ नहीं कहा। इसका मतलब सारे लोग वोट देने गए, सारों ने वोट दिया, 2% इनवैलिड, कितना बचा 98%। 98 को क्या लिख सकते हो भाई, 49/50 लिखा जा सकता है, 2 से काट दिया। ये वैलिड वोट है, वैध मत। इनका 55%, 55/100, 55% को लिखोगे, 5 से काटोगे 11/20, ये उस उम्मीदवार को मिले। इसको करना है सरल, 0 से 0 कट गया, 5 गुणा 2 10, फिर 0 बना, ये कट गया। अब इसको गुणा करना, गुणा करने का तरीका देखो, 49 को 4 से करना है। ठीक है, 49 को 0 4 से ही कर दो, 49 को 2 से करते हो 98, 98 को 2 से करते हो 196। तो इसका मतलब 2 स्थान तो आपने भर दिए, एक हसल 49 और एक आपका 50। गुणा करना है 11 से। गुणा करना आपको सिखाया था, करने का तरीका क्या था भी, मेंसुरेशन में अच्छे से बताया। ये क्या है, 6, 9 और 6 आपका 15, एक हसल 9 और 0 9 और 1 हसल 10, 5 और 0 5 और 1 वो आपका 6 और फिर से ये आपका 5। ये आपका रिजल्ट आ गया। अगर इसमें कंफर्ट नहीं फील करते हैं तो कोई समस्या नहीं है, उस तरीके से कर दो, कोई बुराई नहीं है। रेलवे के लिए तो ठीक है, चल जाएगा काम। हाँ, 11 से गुणा हो रहा है तो 11 का मल्टीप्लाई तो यार मेंसुरेशन में भी तो सीखना है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया अपना, यहां से ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ठीक है भाई, चलो 163 पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 163, लैंग्वेज को रीड करें भाई। देखना क्या कहा, एक चुनाव के अंदर 3 उम्मीदवार हैं और पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले, दूसरे उम्मीदवार को 36%। यदि कुल 36,000 वोट डाले गए तो तीसरे उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए। ठीक, एक को 40 मिले, एक को 36, 40 और 36, 40 30 70 और 6 76, 76% तो इन दोनों को मिल गए। बचे हुए को कितने, 24%। एक बात बताना, 100% किसको बताता है, टोटल मत। 100% मतलब कुल मत 36,000, 1% की वैल्यू निकालोगे, क्या करोगे, बटा में 100। आपको जरूरत किसकी है, 24% की, गुणा में 24। ये लो, 36 को 4 से करना, 36 को 2 गुणा 2, 36 गुणा 2 72, 72 गुणा 2 144, कैरी 14, 36 गुणा 2 72, 72 में 10 जोड़ोगे 82 और 4 आपका 86 और 1 आपका ये वाला 0, तो 8,640 आपका हो गया रिजल्ट। ठीक है, मल्टीप्लाई ऐसे कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते तो वो तरीका प्रीफर कर देना, क्योंकि मल्टीप्लाई ऐसा है कि कोई पर्टिकुलर क्लास लेकर के आपको आइडिया दिया जा सकता है कि भाई ऐसे भी करना संभव है। उसको आप कितना फॉलो करते हो, जैसे दिखा तो मैं भी रहा हूं कि देखो, हो सकता है मुझे भी ना पता हो 36 गुणा 4 कैसे, लेकिन जुगाड़ तो लगा सकते हो ना, 36 गुणा 2 गुणा 2 करके। 164 देखना, 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, 8% लोग वोट देने नहीं आए। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजेता को कुल वोट के 48% प्राप्त हुए तथा उसने 1100 मतों से विजय प्राप्त की, तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। सवाल के स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट है। कैसे, एक बच्चा ये सोचता है ये टोटल आपके 100%, 8% लोग नहीं आए, तो जितने भी लोग आए हैं वो कितने हैं, 92%। ठीक है, अब विजेता को कुल वोट का, ये जितने भी हैं इसका कितना मिला, इसे 48%। ऐसा सोच सकता है बच्चा,
दूसरे को कितने मिले होंगे? फिर दूसरे को मिले होंगे 52%। क्या जीत पाएगा ये? क्या ये विनर हो सकता है? ये विनर नहीं हो सकता। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लैंग्वेज को पढ़ने में गड़बड़ कर रहे हैं। लैंग्वेज क्या कहती है? कुल मतदाता आपके 100%, ठीक है। इस चुनाव में 2 ही उम्मीदवार हैं, इनमें से क्या हुआ, 8% लोगों ने तो वोट नहीं डाले। अब देखो, विजेता को कुल वोट का, डाले गए मतों का नहीं। अगर ऐसा कहना होता तो वो ये कहता कि डाले गए मतों का, डाले गए, सॉरी, ये कितने आपके वैध मत, फिर से समझना, 100% लोग थे आपके, और इसमें से फिर गड़बड़ कर दी, 100% वोट थे आपके, इसमें से देखना 8% नहीं आए। कितने लोग आए? 92%। अब ये कुछ लोग हैं, इनका 48% ये है, तो इनका 52% बचेगा। इन मतों का 48% लेकर कोई कैसे जीत सकता है? 2 ही लोग हैं, एक को 48% तो दूसरे को ऑटोमेटिक 52 मिलेंगे। इसका मतलब हम लैंग्वेज को प्रॉपर नहीं रीड कर रहे हैं। इसने ऐसा नहीं कहा कि डाले गए ये जितने भी आपके मत हैं इनका 48%, इसने क्या कहा? कुल मतों का। तो इसका मतलब वोट देने वाले लोग कितने हैं? 100। 8 लोगों ने वोट नहीं दिया, इससे कितने प्रतिशत मिले कुल वोटों का? 48%। ये बन गया विनर। और जो दूसरा था उसको कितने? 48 और 8 आपका 56, दूसरे को कितने मिले? 44%, और ये हार गया। अगर आप ये सोच लेंगे 100 कुल मत थे, 8 लोग नहीं आए, 92% आए, 92 का 48% इसे मिला, जीत गया। कैसे जीतेगा? लोग 2 ही हैं। तो इसने एक जगह कही कि कुल वोटों का, इसने ये नहीं कहा कि डाले गए वोटों का उसे 48%, इसने कहा कुल वोटों का। जितने भी उस एरिया के वोट हैं, भले ही उनमें लोग आए, उनमें से नहीं आए, तो इसलिए इसका हिसाब यहां से होता है। इसीलिए मैंने यहां पर इसमें स्टार लगवाया था। चलो, कितने वोटों से जीत गया भाई? 1100 से। ये हारने वाला, ये जीतने वाला, इनवैलिड का तो कोई चक्कर ही नहीं होता है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना? 4%। बताता किसको अभी? 1100 को। और आपको किसकी नीड है? कुल कितने मतदाता थे, ठीक है, 100%। किससे गुणा कर दे भाई? 25 से। इसको भी कर दो 25 से, 0 0 25 और 2 27। तो यहां पर 27,500 उस एरिया के कुल मतदाता थे। ये वाली बात इन सवालों में कंप्लीट गलत होती है, क्योंकि इसको जस्टिफाई नहीं करती। तो इस पैटर्न पर एसएससी ने तो कई बार सवाल जो है वो पूछे हैं। तो चलिए भाई, आज का ये जो सेशन है अपना यहीं तक रहेगा। अगली जो क्लास है अपनी, जो नेक्स्ट क्लास होगी, तो ये आपका रहेगा डे 11। और यहां अगली क्लास में आपका परसेंटेज जो चैप्टर है वो एकदम से कंप्लीट हो जाएगा। परसेंटेज से जितनी भी रिलेटेड जितनी भी चीजें आपकी एग्जाम में पूछी गई थी, कुछ बच्चे कह रहे थे सर प्रीवियस ईयर को भी शामिल करो। देखो ऐसा है, प्रीवियस ईयर के जो सवाल है मैंने देखे हैं, कुछ ऑटोमेटिक ही शामिल हो जाते हैं, करने की जरूरत नहीं होती है। कुछ इतने नकली सवाल आते हैं कि अगर वो आप आएंगे तो उनको वैसे भी, आप अगर मेरे से पढ़ रहे हैं, ये चीजें समझ रहे हैं, तो वैसे ही माइंड में डील कर दे जाएंगे। तो इसका मतलब जो एकदम ही खत्म सवाल है, आप मुझे बताओ, उनको उठा करके मैं आपके सामने रख दूंगा, उससे क्या फायदा हो जाएगा? ठीक है। अगर कोई बच्चा ईमानदारी से देखेगा, आज का जो परसेंटेज का जो चैप्टर है, इसमें आपको कुछ सवाल, मतलब ये मान के चलो हम 80 के आसपास सवाल डिस्कस करेंगे। 8 से 10 सवाल मैंने सीजीएल मेंस के भी उठा लिए हैं। तो सीजीएल मेंस में भी बहुत बार आसान या मॉडरेट सवाल आते हैं, तो उनको रख दिया उठा करके। तो इसका मतलब आप ये हेडेक ना लें कि सर ये वाला लाके दो, ये वाला लाके दो। आप पढ़ के तो देखो, कम से कम ट्रस्ट कर लो, क्लासेस को सीक्वेंस में देखो। आपने जीवन में जहां कहीं भी XYZ कहीं भी पढ़ रखा हो, मेंसुरेशन 3D की कंप्लीट करवा दिया मैंने, कल आपका परसेंटेज भी कंप्लीट हो जाएगा। मेंसुरेशन 3D आप साइड में रखो कि आपको इससे पहले क्या आता था। फिर आपने 6 लेक्चर देखे, 6 लेक्चर में क्योंकि अपने पास टाइम ही इतना है भाई, उन लेक्चर को अगर मैं 10 खींचूंगा, 90 दिन का हमने प्लान बना दिया कि पहले ये चैप्टर, फिर ये चैप्टर, इस चैप्टर की इतनी क्लास, इतनी देर आपको पढ़ाया जाएगा। तो मुद्दा ये है, 90 दिन का एक सिस्टमेटिक कोर्स डिजाइन किया है। तो आप मेंसुरेशन पढ़ के देखें, आपको जीवन में उससे पहले क्या आता था, और आपने वो 6 लेक्चर देख दिए, उसके बाद आप में क्या इंप्रूवमेंट हुआ। तो आपको स्ट्रेस ही नहीं लेना कि सर ये वाला सवाल भी लाओ। कुछ बच्चे तो ये है कि डेट भी लिखा करो सर, कि ये जो सवाल है ये बताया करो कि उस साल उस एग्जाम के अंदर आया था। इससे क्या हो जाएगा,
कोई भी सवाल है कहीं से भी उठा के रख दो, किसी ना किसी एग्जाम में वो मिलेगा। तो आप हर सवाल के साथ ये लिख लिया करो नीचे कि किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है, ये लो मन को तसल्ली मिल गई। ठीक है, तो ये सारे के सारे वाहियात काम होते हैं कि ये एलडीसी में पूछा था, ये सीपीओ ने पूछा था, ये सीडीएस का सवाल है, ये बैंक पीओ 2007 का सवाल है, ये बैंक पीओ 2050 में पूछा जाएगा, ये वाहियात चीजें हैं। तो ये काम मैं नहीं करता हूं, मेरा उद्देश्य आपको पढ़ाना। पीछे जैसे सीजीएल के पेपर करवाए तो मैंने एक साथ ही उनको निपटा दिया कि सीजीएल 2019 प्री के पेपर हैं, कहीं कुछ लिखने की नीड नहीं है, पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट, पांचवी शिफ्ट सारे कर लो। आपको आते हैं इसका मतलब तैयारी ठीक है, आपको नहीं आते इसका मतलब समस्या है। तो बस आपका उद्देश्य इतना ही है, ये 90 दिन का टारगेट लेके चल रहे हैं, इसको ईमानदारी से करें। दूसरे जो बच्चे हैं आपके आसपास उनके साथ एटलीस्ट इनको शेयर करें, तभी मैं आपको नोट्स दे पाऊंगा। नोट्स जो अलग से मैं खुद बना करके दूंगा, पीडीएफ तो आपको मिलेंगे, और तभी मैं इनके रिवीजन के जो सेशन है कि 5-10 घंटे की क्लास ली जाए, उसमें पूरे मैथ्स को रिवाइज कर दें, जिससे क्या हो कि जिस दिन आपका एग्जाम हो उससे 2 दिन या 1 दिन पहले आप पूरे के पूरे सेशन देख लें एक साथ। कब होगा, क्लासेस को शेयर करें। आप अगर डेडिकेशन मेरे लिए दिखाएंगे तो अगर आप 1 कदम चलते हैं उस डेडिकेशन में, मैं आपके लिए 5 कदम चलने को तैयार हूं। कोई भी डाउट है कमेंट करें नीचे, ठीक है। अच्छे लगते हैं सेशन तो भी कमेंट करें, अगर ठीक नहीं लग रहे हैं तो भी कमेंट कर दिया करें कि सर ये वाला इश्यू है। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।